Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from Edge IS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 29th of May 2024. तो आज भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपने प्रीलिम्स में और मेंस में सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। अब आज मैंने एक्चुअली चार आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है, बट दो आर्टिकल्स आपस में रिलेटेड है और बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज भरी हुई है, जिनमें से ज्यादातर न्यूज हमारे यूज की नहीं है अभी फिलहाल न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो हम लोग पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा न्यूज होगा आज। तो आज है सबसे पहला न्यूज जो है वो मुल्ला पेरियार डैम को लेके है कि तमिलनाडु के फार्मर्स उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके। सेकंड है एंटी ट्रस्ट बिल एक आने वाला है, उसके बारे में बात है कि वो बिल क्या है, उसका एक हम लोग ब्रीफ जानेंगे। और तीसरा, यूएन में फिलिस्तीन के मेंबरशिप को लेके बात। यूएन में मेंबरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी फिलिस्तीन को, और कौन कौन से देशों ने फिलिस्तीन को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है हमारा कि मुल्ला पेरियार डैम के कंस्ट्रक्शन को लेके तमिलनाडु के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि मुल्ला पेरियार डैम है क्या। उसका लोकेशन पता चलेगा तो आगे की न्यूज आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये देखिए, ये केरला में, ये जो पेरियार रिवर आ रही है उसके पास, यहाँ पे पेरियार लेक के पास ये मुल्ला पेरियार डैम। और आपको अगर लोकेशन दिख रहा हो तो ये शेयर कर रहा है बॉर्डर किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। एंड इफ इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद तमिलनाडु, तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि तमिलनाडु के फार्मर्स फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ वाटर शेयरिंग। देयर इज अ इशू ऑफ वाटर शेयरिंग बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, एंड द एपिसेंटर ऑफ दैट शेयरिंग इज द मुल्ला पेरियार डैम फॉर नाउ। बिकॉज ये जो रिवर से पानी आ रहा है, पेरियार रिवर से, इससे तमिलनाडु के तेनी डिस्ट्रिक्ट, दांडीगुल डिस्ट्रिक्ट, मदुरई डिस्ट्रिक्ट, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट एंड रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है अफेक्टेड होंगे। इन पांचों डिस्ट्रिक्ट से ये नदी बहती है पेरियार, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, और डायरेक्टली नहीं तो उसके थ्रू, इसके ट्रिब्यूटरीज और बाकी सारी चीजें, इसका एक बेसिन है। और इस चीज के चलते यहाँ पे अफेक्ट आएगा। अब जब इसका इफेक्ट आएगा तो यहाँ के फार्मर्स, ऑब्वियस है ना कि वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। अब प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम तो आज का नया बना हुआ डैम है नहीं। मुल्ला पेरियार डैम तो काफी पुराना डैम है। बट प्रोटेस्ट की अभी अचानक से क्यों राइज की। हुआ क्या है एक्चुअली कि केरला की जो गवर्नमेंट है वो एक नया डैम बनाने जा रही है मुल्ला पेरियार डैम के पास। केरला गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट a न्यू डैम across मुल्लापेरियार, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। और इसके चलते जो कंबम वैली फार्मर एसोसिएशन है, मुल्ला पेरियार वैगई इरिगेशन फार्मर एसोसिएशन है, ये सारे एसोसिएशन धरने पे बैठ गए। इनका कहना है कि भाई अगर आप बनाओगे तो हमारे लिए वाटर शेयरिंग का इशू हो। अगर हमारा वाटर शेयरिंग का इशू होगा, हमें पानी कब मिलेगा तो हम खेती कैसे कर पाएंगे, विच इज अ लॉजिकल पॉइंट। ये लोग प्रोटेस्ट करते करते इनकम टैक्स ऑफिस तक जा रहे थे, बट इनको बीच में रोक लिया गया। और फार्मर्स का कहना है कि proposed construction of which went against the Supreme Court assurance that existing dam at Mulla Periyar was safe। कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि भाई यहाँ पे ये डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, नए डैम की जरूरत है भी कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, उसने कहा था कि जो अभी एग्जिस्टिंग डैम है इट इज सेफ टू यूज। बट स्टिल केरला गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द थिंग्स। वो फिर भी वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, और इसके चलते इन फार्मर्स के अंदर एक एजिटेशन है। अब एजिटेशन क्यों होगा, दो चीजें हैं। जब भी कहीं पर डैम बनता है तो उसके आसपास के पेरिफेरिक के एरिया को खाली कराना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो रिवर का कोर्स है उसके वाटर को स्टोर करते हैं लोग, रिजर्वायर्स बना के।
अब जब ये वाटर का स्टोरेज होगा, वाटर के स्ट्रीम के साथ थोड़ा बहुत भी मैनिपुलेशन होगा, तो इन फार्मर्स के साथ थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि इनको पानी कब मिले। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो दिस फार्मर्स आर रिक्वेस्टिंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट to file a case against Kerala government on the basis of contempt of court। इनका कहना है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को केरला गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना चाहिए। और यही यहाँ पे मेन इशू बना हुआ है। और इनकी डिमांड है कि मुल्ला पेरियार डैम का जो वाटर लेवल था वो 152 फीट पे कर देना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा पानी स्टोर करोगे तो इन लोगों के लिए, तमिलनाडु के फार्मर्स के लिए इशू क्रिएट हो। और मुल्ला पेरियार डैम की सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए, निगरानी के लिए एक्चुअली कह सकते हो आप, सेंटर से डिमांड है कि आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डैम के साइड पे लगाएं। अदरवाइज क्या पता है केरला गवर्नमेंट उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम या कुछ शुरू करा दे। इसलिए ये फार्मर्स की डिमांड है। तो अब देखिए यहाँ से दो चीजें निकलती हैं। एक, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा ये मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है। दूसरा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसका लोकेशन। अब ये मुल्ला पेरियार डैम वैसे पेयर वाले क्वेश्चन में दे देगा कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? मुल्ला पेरियार डैम केरला में। तो आपको ये, तमिलनाडु के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु के साथ नहीं जाना है। कहाँ पे है? केरला पे है। कौन से रिवर पे है? पेरियार रिवर पे है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ मूविंग टू द सेकंड आर्टिकल ऑफ द डे। और दूसरा आर्टिकल जो है वो है कि गूगल, अमेजोन, ये सारे देश जो विदेशी कंपनी है, मेजरली यूएस बेस्ड जो कंपनीज है, वो भारत में प्रोटेस्ट कर रही है। काहे का प्रोटेस्ट कर रही है भाई? इन लोगों का कहना है, जो भी ये बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, जैसे गूगल, अमेजोन, एप्पल, यूएस के मोस्टली जो कंपनीज है यूएस के नाम से, कि इंडिया शुड रीथिंक अबाउट ईयू लाइक कंपटीशन लॉ। जैसा ईयू, ईयू मतलब क्या? यूरोपियन यूनियन में जो कंपटीशन लॉ है जिस टाइप, उस टाइप का जो कंपटीशन लॉ भारत में लाने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि उससे इन कंट्रीज को नुकसान हो जाएगा। और इसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं। ठीक है। इनका क्या कहना है कि डेटा यूज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीजों पे अगर आप हमारे रोक टोक लगाओ, ठीक है, तो यूजर के लिए इसका कॉस्ट बढ़ सकता है। अब देखिए इन लोगों का दिमाग लगाने का प्रवृत्ति। आपने अगर कभी अपने मोबाइल फोन पे गूगल पे अ, कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन आपने कोई सर्च कर दिया, ठीक है, सिर्फ गूगल पे आपने वो मोबाइल फोन सर्च किया हो नॉर्मली, आप अपना फेसबुक खोलेंगे तो उस पर मोबाइल फोन का ऐड दिखाने लगेगा। इंस्टाग्राम खोलेंगे उस पे मोबाइल फोन का ऐड दिखाने लगेगा। आपके यूट्यूब पे दिखाने लगेगा। आपके कोई भी साइट पे आप जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे आपको अमेजोन पे दिखाने लगेगा। मिंत्रा पे जाएंगे आपको मिंत्रा पे दिखाने लगेगा। कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे ना, आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स का ही ऐड नजर आएगा। इवन आप अपने मोबाइल फोन का, अगर आपके माइक ऑन है और आपने 5-7 बार बोल दिया ना मोबाइल मोबाइल, आपके मोबाइल फोन पे उसका ऐड दिखाने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि अलाउ दिस ऐप टू हियर योर, टू मैनेज योर कॉन्टैक्ट्स, टू मैनेज योर कॉल्स, इस टाइप से। उसके अंडर में वो लोग क्या करते हैं हिडन एग्रीमेंट में, कि आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है। और उसका एक्सेस लेने के बाद ये लोग अगर उसमें आपने ऑलवेज पे क्लिक कर दिया है, तो वो लोग आपके एक्सेस के थ्रू आपकी बातों को सुन पाते हैं। और उसी के बेसिस पे उनका कुछ फिल्टर होता होगा, कोई एल्गोरिदम होता होगा, उसी के बेसिस पे उन लोग आपको एड शो करना शुरू करते हैं। उसी बेसिस पे वो लोग एक मैक्रो लेवल का डेटा बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हो, जैसे आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रह, ठीक है, तो ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास जो है कोई एक्स वाई जेड कंपनी के मोबाइल का सर्च ज्यादा हो रहा है। इस हिसाब से इस पूरे एरिया में लोगों को एड्स ज्यादा दिखाए जाएंगे। इस पूरे एरिया में उसके होर्डिंग ज्यादा लगा देंगे वो कंपनी वाले।
इन लोगों का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का नेक्सस बना कि बाकी लोगों को कंपटीशन में आने ही ना दे। ठीक है, ये चीज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि इनका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का जो तरीका है, डेटा यूज का जो तरीका है, उस पर रोक लगाई जाए। और अपना नया बिल जैसे यूरोपियन यूनियन ने लगाई और यूरोपियन यूनियन ने नया बिल लाया, डिजिटल कंपटीशन बिल, वैसा ही कोई बिल इंडियन गवर्नमेंट भी लाए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे इंडियन जो मार्केट है, जो इंडियन बायर्स हैं, उनके भीतर एक अवेयरनेस भी आएगी। ठीक है, उन लोगों का डेटा भी प्रोटेक्ट होगा, उन लोगों का एंटी ट्रस्ट भी नहीं होगा कंपनीज के प्रति। बट इन टेक जायंट्स का कहना क्या है कि इसके चलते जो है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसके चलते यूजर्स का पैसा बढ़ सकता है, यूजर्स पे कॉस्ट बढ़ सकती है। अरे भाई, तुमने यूजर्स का पूरा डेटा, पूरी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर दी है, और अभी आप कॉस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हो। मतलब वही वाली बात है ना, हिपोक्रेसी वाली बात। दोनों तरफ से अगर किसी का नुकसान है यहाँ पे, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कॉमन यूजर्स। ठीक है, फिलहाल ये जो है कंपटीशन भारत में किस तरीके से हैंडल होता है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत एक एंटी ट्रस्ट इशू को गवर्नमेंट जो है कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ट्रीट करती है कि किसी भी तरीके की मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज कोई भी कंपनी नहीं अपना सकती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 2022 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने एक पेनल्टी लगा दी है लगभग 1300 करोड़ की गूगल के ऊपर, कि आप अपने मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फैला रहे हो। अब 1300, 1350 करोड़ का उसके ऊपर फाइन लगाया गया है, तो भाई उसको तो तिलमिलाहट होगी। अब भाई वो तिलमिला के अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ बाकी यूएस की लॉबी भी लग गई है, क्योंकि एक पे इफेक्ट आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सभी पे इफेक्ट आना है। वही वाली चीज है। और दूसरी चीज है ये डिजिटल कंपटीशन बिल जो हमारे यहाँ नया आने वाला है, उसके बारे में। वो क्या है? वो एक कोर डिजिटल सर्विस वाली जो भी कंपनियां हैं, जैसे सोशल मीडिया की कोई कंपनी हो, सोशल इंजन वाली कोई कंपनी हो, ये सबको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइज कहेगा। सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइज, इन सारी कंपनीज को कहा जाएगा। और ये सारी कंपनीज जो डिफाइन होंगी किस बेसिस पे? अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे उनके, कि यूजर बेस कितना है। जैसे 30 मिलियन रुपए, 30 बिलियन से ऊपर उनकी कमाई हो, 10 मिलियन लोकल यूजर हो, इस बेसिस पर डिफाइन होंगी और उनका उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? और भी अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में एंटर करना चाहे, तो वो इजिली एंटर कर सकता है, उनको किसी एक आदमी के मोनोपोली में रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कही जा रही है इस आर्टिकल। बट अब जब आप देख रहे हो कि इन लोगों की मेन कमाई है बिग मार्केट से, हमारे जैसे भारत के जैसे एक बिग मार्केट है, और बिग मार्केट के साथ साथ अनअवेयर मार्केट, जिसको अब ये चीज पता नहीं है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और ये जो डेटा, जो आज के डेट में ऑयल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसके मदद से आप ही के घरों में आग लगाया जाए, आप ही के प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। और धीरे धीरे यही मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर अपनाते अपनाते ये लोग चीजों को कब महंगा कर देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो यही था इस बिल के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में। एंड गोइंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, नॉट लास्ट एक्चुअली, बट हम दोनों आर्टिकल्स को कोरिलेट करके पढ़े, इसलिए मैं इसको लास्ट कर रहा हूँ। द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन यूएन मेंबरशिप। फिलिस्तीन जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे हो? सबसे पहले ये जो फिलिस्तीन देश है, जिसको भारत एक्चुअली सपोर्ट करता है कि फिलिस्तीन को नेशन का दर्जा मिलना चाहिए, इंडिया सपोर्ट करता है इस चीज को। और अगर इंडिया सपोर्ट करता है तो इंडियंस भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट यही रहेगा कि फिलिस्तीन जो एक स्टेट है, जिसको इंडिया एक स्टेट बनाना चाहता है, एक नेशन बनाना चाहता है। ठीक है, इस फिलिस्तीन को अभी तक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ ही है।
इसको कंट्री का अभी तक दर्जा नहीं मिला है। यहाँ पे कहना है कि इसको कैसे मिलेगा कंपनी का दर्जा, कंट्री का दर्जा। क्योंकि अभी आपने अगर देखा हो, अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत भी एक्टिव हो, तो लोगों को देख रहे होंगे कि एक स्टेटस लगाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल। ये ऑल आईज ऑन राफा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसराइल पे हमला जो हुआ उसके बाद उसी सिलसिले में अभी राफा में इसराइल ने एक हमला किया, जिसमें लगभग 50-55 लोग गाजा वाजा के साइड के, मतलब फलस्तीन के, मारे गए। हमास के भी हो सकते हैं। ये अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। उसके बाद जितने भी लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये ऑल आइज ऑन राफा लगा। बहुत अच्छी बात है, लोगों को नहीं मरना चाहिए। न इन लोगों को मरना चाहिए, न उन लोगों को मरना चाहिए जो लोग हमास के अटैक में सबसे पहली बार इसराइल में मारे गए। किसी को नहीं मरना चाहिए। डे वन पे वो अटैक ही नहीं होना चाहिए। उस अटैक के चलते ही आज ये स्थिति है कि इसराइल ने हमला किया, गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। इन सब का रूट कॉज वही एक अटैक। वो अटैक अगर नहीं हुआ रहता तो आज ये स्थिति नहीं आई। इसराइल के आज भी होस्टेजेस हमास के पास। तो जब सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं ऑल आइज ऑन राफा, तो इसराइल ने कहा कि इफ यू हैव योर आइज ऑन राफा देन हेल्प अस फाइंडिंग आवर हॉस्टेजेस। अब वही चीज है ना कि आप यहाँ पे किसको सही किसको गलत कर सकते हैं। इसराइल है जो अपने सॉवरनिटी के लिए लड़ाई कर रहा है कि आपने हमारे देश पे अगर अटैक किया तो हम मारेंगे। फिलिस्तीन है, वो बीच में वहां की इनोसेंट लोग पिस रहे हैं, और जो हमास जैसे ग्रुप्स हैं जो अटैक करके अपना कहीं छिप गए हैं, उन लोग अपना अलग इसका पॉलिटिकल मोटिव का फायदा ले रहे हैं। अब इन सारे सिनेरियोज के बीच में क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसराइल को कैसे मिलेगा, इसराइल कह रहा हूँ, फिलिस्तीन को कैसे मिलेगा नेशन। क्योंकि ये जो इशू है फलस्तीन में, ये एक इथिकल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इशू। और जो फलस्तीन है उसको अगर कंट्री बनना है, कंट्री का दर्जा यूनाइटेड नेशंस में चाहिए, तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सभी लोगों का हाँ चाहिए होगा, सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, सभी लोगों को यस कहना। बट पिछली बार जब इसका बिल आया था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उस पर वीटो लगा दिया था। क्योंकि P5 कंट्री है, 5 कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर्स है। यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड 5वीं कंट्री का नाम आपको पता है। अभी वो कंट्री जो है वो किसी यूनियन को ब्रेक नहीं की थी, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर है, बट इन परमानेंट मेंबर्स अगर वीटो लगा देते हैं तो फिर तो कोई बात रही नहीं जाती। और वही चीज यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि भाई अगर एक देश ये वीटो लगा दे रहा है और इस फलस्तीन को मिल ही नहीं पा रहा है प्रॉपर वे में जो उसको मिलना चाहिए, नेशन हो, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। यूएनजीए में तो वोट तब होगा ना, बाकी देश उसका सपोर्ट तब करेंगे ना, जब उसको वीटो से छुटकारा मिले। क्योंकि अगर एक भी देश ने वीटो लगा दिया तो फिर बाकी सारे देशों का सपोर्ट भी किसी काम का नहीं रह जाता। इतनी ज्यादा पावर है एक वीटो वोट। और यूएस का कहना है कि ये जो मामला है वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला है, तो पहले इन दोनों लोगों को ये सारी चीजें सुलझा लेने दो, उसके बाद हम लोग उसके नेशनहुड के बारे में सोचेंगे। अब यूएस ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस का अगर कोई एलाई है तो वो है इसराइल। इसराइल की मदद से वो पूरे मिडिल ईस्ट पे नजर रखता है, पूरे मिडिल ईस्ट की स्पाइंग करता है, पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। और मिडिल ईस्ट को यूएस कंट्रोल क्यों करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास है ऑयल। किसी के पास अगर ऑयल है, तेल है, तो मिडिल ईस्ट वहां पे, तो वहां पे यूएस जो है पहुंच जाएगा। इसीलिए अपने घर में भी आपको ज्यादा तेल नहीं रखना है, क्या पता यूएस अटैक कर। ठीक है। जोक्स अपार्ट, ये एक जो लोन वेटो है वो पूरे यूएनजीए की वोटिंग को भी खत्म कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं रह इसका। ठीक है। अब यूएन में अगर किसी को स्टेट की रिकॉग्निशन चाहिए होती है तो यूएन हर एक वैसी ही स्टेट को देता है रिकॉग्निशन, इन थ्योरी, जो पीस लविंग स्टेट। ठीक है। और
बाकी देश तो कह ही रहे कि भाई ठीक है दे दो इन, बट यूएस का कहना है, इसराइल का कहना है और कुछ और सपोर्टिंग कंट्रीज का कहना है कि नहीं, इनको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती। ठीक है। ऑल्दो कहा गया था कि 1948 में भी कि भाई फलस्तीन इसराइल दोनों को नेशनहुड का दर्जा मिलना चाहिए, बट उस समय भी नहीं मिल पाया। ऑस्लो अकॉर्ड हुए और बाकी कहानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। बट अभी तक एट प्रेजेंट उसको नेशन का दर्जा नहीं मिला। अब इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया जो है वो बाकी 140 कंट्रीज के साथ ही खड़ा है, और इंडिया का कहना है कि भाई फलस्तीन को आप दीजिए, स्टेटहुड दीजिए फलस्तीन को। ठीक है। क्योंकि इंडिया ऐसा देश है ना जिसने आज तक किसी के नेशनहुड के खिलाफ कभी वोटिंग ही नहीं की। कभी नहीं। हमेशा इंडिया जो है वो सबके नेशनहुड में सबकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के पक्ष में रहा है। इंडिया का कहना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसराइल को एक देश मिलना चाहिए और फिलिस्तीन को भी एक देश का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और ये डी हाइफनेशन की थ्योरी अब इंडिया फॉलो करता है कि भाई तुमसे मेरा अलग रिश्ता है और तुमसे अलग रिश्ता है, दोनों को एक में देखने की जरूरत नहीं है। आज तक के इतिहास में देर इज नॉट अ सिंगल इंस्टांस दैट इंडिया हैज एवर अपोज्ड एनी मेंबरशिप ऑफ एनी कंट्री, इवन ऑफ पाकिस्तान। जब 1947 बंटवारे के बाद भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया गया था, तो भी भारत ने यूनाइटेड नेशन में उसके मेंबरशिप को लेके कोई अड़ंगा नहीं लगाया था, उल्टा सपोर्ट ही किया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान को रिमूव करने के बाद जो चाइना ने पावर एक्वायर की थी, उस उसके साथ प्रोलॉन्ग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। तो हमारा इतिहास वैसा है ही नहीं। बट चाइना ने बांग्लादेश की मेंबरशिप पे पूरा वीटो लगाया था, अड़ंगा लगाया था, बट लास्टली देना पड़ा था। अब वही चीज यहाँ पे यूएस कर रहा है, इसराइल में वीटो लगा रहा है। बट अब वही है कि देखो इंटरनेशनल प्रेशर किस तरीके से क्या बनता है, आगे चीजें कैसे होती हैं, उसको मेंबरशिप मिलेगी या नहीं। अब देखो जब कोशिश चल रही है तो आज ना कल तो मिलना ही है। बट अब कब मिलता है, यूएस कैसे मानता है, ये चीज सोचने वाली। क्योंकि पहले भी चेकोस्लोवाकिया जो था वो बाकी कंट्रीज में जब टूटा, तो उस समय भी बहुत सारे इश्यूज आए थे। और इवन आप लोगों को एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एक जगह है कैटालोनिया, स्पेन का एक छोटा सा हिस्सा है स्पेन में। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सॉवरेनिटी का पायनियर मानते हैं, ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, वहाँ कैटालोनिया में अलग नेशन की डिमांड हो। क्यों? क्योंकि कैटालोनिया जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू पूरे स्पेन से। और ये इतना बड़ा अगर स्पेन है ना पूरा, तो बस ये इलाका कैटालोनिया था। और ये पूरे स्पेन की जीडीपी से ज्यादा यहाँ की जीडीपी है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पैसे यहाँ खर्च होते हैं, हम लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर इसको एक अलग देश के तौर पे देखा जाए तो दुनिया की 32nd, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, मुझे लगता है कि 28-29 के आसपास सबसे बड़ी जीडीपी हो जाए। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी बात है, बट इतने छोटे देश के लिए, छोटे जगह के लिए जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, ये बहुत बड़ी चीज है। पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये है चीज, बट नहीं हो पा रहा है। बट अब ये लोग फलस्तीन को रिकॉग्निशन दिलाएंगे, और जो कि मिलना भी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, हमारा भी स्टैंड है कि मिलना चाहिए। और स्पेन जो है, अब देखिए दोनों दोनों आर्टिकल को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे कि स्पेन जो है नॉर्वे और आयरलैंड के साथ मिलकर रिकॉग्नाइज कर रहा है फलस्तीन एज अ कंट्री। मतलब एक फॉर्मल रिलेशन ये तीनों देश अपना एस्टेब्लिश कर लेंगे फलस्तीन के साथ। इसकी घोषणा इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही कर दी थी, और इन लोगों ने अभी जो है रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब तीन और देश हो गए जो फलस्तीन को एज अ सेपरेट नेशन मानते हैं। ठीक है। अब इनके मानने से तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हाँ एक ग्लोबल प्रेशर जरूर बनेगा, बट इन लॉन्ग रन जब तक यूनाइटेड नेशन से नहीं मिलता है तब तक फलस्तीन फुल्ली यूएन का मेंबर नहीं बन पाए। लेट्स सी आगे के जियोपॉलिटिक्स की किस करवट बैठती है। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो।
आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल के न्यूज़पेपर के एनालिसिस को लेके मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।